मैं डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले हमने संविधान की 3 क्लास पढ़ चुके हैं, 4 क्लास पढ़ चुके हैं। उसमें हमने संविधान सभा के गठन और संविधान सभा की बैठक, संविधान का बनना, कैसे संविधान बना, कौन कौन सी परिस्थितियां गुजरी, कैसी मीटिंग हुई, वो हम देख चुके हैं। संविधान सभा के पास संविधान बनाने के अलावा कानून के निर्माण का काम भी था। जब तक संविधान लागू नहीं हुआ, हमारी लोकसभा का गठन नहीं हुआ, तब तक संविधान सभा ने कानून निर्माण का काम भी किया है। वो हम देख चुके थे कि संविधान सभा जब कानून बनाने के लिए बैठती है तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते हैं, और जब संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बैठती है तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। आज हमें देखना है संविधान की विशेषताएं। हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। तो हमारा पहली महत्वपूर्ण विशेषता कि संविधान जो है वो लिखित है। विश्व के बहुत सारे देशों का संविधान लिखित नहीं है। जैसे ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, अमेरिका का लिखित है, ऐसे ही हमारा संविधान भी लिखित है। और संविधान समस्त राजनीतिक सत्ता का आधार, केंद्र और स्रोत, जो भी सत्ता है, मतलब संविधान से बाहर कुछ भी नहीं है। और साथ ही संविधान के प्रावधान है वो जनता पर भी लागू होते हैं और सरकार पर भी लागू होते हैं। न ही जनता न ही सरकार संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर सकते हैं। हमारे संविधान में 1 से लेकर 395 तक कुल 448 अनुच्छेद हैं। जो भी 448 आपको लग सकता है कुछ अजीब सी बातें कि 1 से बता रहे हैं 395 तक 448 कैसे हो गए। इसी के बीच बीच में कुछ वो अनुच्छेदों को बढ़ाया गया है। वो जब समय समय पर हम पढ़ाएंगे तो वहां बता दिया जाएगा कौन सा अनुच्छेद कैसे बढ़ाया जाए। नगर पालिका के संबंध में जो अनुच्छेद है वो वहाँ बहुत सारे अनुच्छेद हैं, और साथ में नगर पालिका और ग्राम पंचायतों वाले में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ी हुई है। और ये 301 से लेकर 395 तक जो 448 अनुच्छेद हैं, इनको 22 भागों में बांटा गया है। वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे आगे। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, परंतु जब संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या मात्र 8 थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाना शुरू करा तो विश्व के सभ्य देशों को, लगभग कहीं संख्या स्पष्ट नहीं है, पर कहा जाता है कि 60 देशों के संविधानों को उस समय पढ़ा गया था। जब विश्व के सभ्य देशों के 60 सभ्य देशों के संविधान को पढ़ा गया और उनके जो अच्छे प्रावधान थे उनको अपने संविधान में जगह दी गई, उनको ग्रहण किया गया। हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, स्त्री और बच्चियों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। और हमारा संविधान हमारे कैसा संविधान है? एक संप्रभुता संपन्न देश का संविधान है। संविधान निर्माताओं ने ही घोषणा की है कि हमारा संविधान या हम कैसे होंगे? संप्रभुता संपन्न, साथ में प्रजातंत्रात्मक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य घोषित किया गया है। हमारा देश जो है वो संप्रभुता संपन्न है, प्रजातंत्रात्मक है, समाजवादी व्यवस्था है, पंथ निरपेक्ष है और गणराज्य है। अब संप्रभुता संपन्न क्या होता है? वे राष्ट्र जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में, चाहे देश के अंदर का मामला हो या विदेश नीति का मामला हो, किसी बाहरी ताकत को, बाहरी दूसरी ताकत का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते, वे संप्रभुता संपन्न देश कहलाते हैं। और प्रजातंत्रात्मक, वे देश जहां सरकार का गठन जनप्रतिनिधियों द्वारा या जनता के द्वारा सीधे चुनाव के द्वारा होता है, वे प्रजातंत्रात्मक देश कहलाते हैं। समाजवादी, वे देश जहां समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक असमानता ज्यादा नहीं होती, वे समाजवादी देश हैं। और पंथ निरपेक्ष, वे देश या जहां किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता या देश का कोई एक धर्म नहीं होता, ऐसे देशों को पंथ निरपेक्ष देश कहा जाता है। ये देश सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं। हमारा देश में भी किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता, बल्कि हम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं।
गणराज्य, ऐसे राज्य जहां पर राष्ट्र का प्रमुख कोई आनुवांशिक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति राष्ट्र का प्रमुख होता है, वे गणराज्य कहलाते हैं। ब्रिटेन एक ऐसा राज्य है, वो वहां राष्ट्र का प्रमुख संबंध वो अनुवांशिक व्यक्ति होता है, इसलिए ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति है, जो कि कोई आनुवांशिक व्यक्ति नहीं है, उसका चुनाव जनता के प्रतिनिधि करते हैं, इसलिए हमारा देश गणराज्य है। मैं आशा करूंगा कि आपको ये चीज पसंद आ रही होगी और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इनके नोट्स बनाते हैं। संविधान की विशेषताओं में आगे, विश्व के देशों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के आधार पर दो प्रकार के संविधान प्रचलित हैं। एक संघात्मक संविधान और दूसरा है एकात्मक संविधान। जिन देशों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ रहता है, वहां संघात्मक व्यवस्था कहलाती है। जो बड़े देश हैं, बड़े राज्य हैं, वहां एकात्मक व्यवस्था सफल नहीं हो सकती, इसमें दिक्कत आती है। वहां बड़े राज्यों में, बड़े देशों में, जहां विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं, वहां संघात्मक व्यवस्था ही सफल हो सकती है। भारत में भी विभिन्न जातियों के, धर्मों के आप देखते हैं कि अल्पसंख्यक भी हैं, अनुसूचित जाति, तमाम विभिन्नताएं हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है हमारा, इसलिए हमारे देश में भी संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। एकात्मक व्यवस्था के वे देश हैं जहां पर केंद्र और राज्यों की भी शक्ति का बंटवारा नहीं होता है, संपूर्ण सत्ता केंद्र के पास होती है, राज्य अधीन स्थिति में होते हैं। इसका उदाहरण है ब्रिटेन। और भारत में संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था की कुछ और भी विशेषताएं हैं, जैसे लिखित संविधान। जहां भी संघात्मक व्यवस्था होगी वहां पर लिखित संविधान होता है। ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, यह एकात्मक व्यवस्था है, यह लिखित संविधान इनका नहीं है, परंपराओं पर चला रहा है काम। हमारे देश में संविधान लिखित है। अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है, वहां का भी संविधान लिखित है। संघात्मक व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता होती है। संघात्मक में न्यायपालिका को स्वतंत्रता होती है। संघात्मक की एक मुख्य विशेषता यही है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो रहता है। और एक और अन्य विशेषता है संविधान की कठोरता। संविधान इस तरह से बनाया गया होता है इन देशों में कि उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं हो सकता। हमारे देश में संविधान में परिवर्तन करने के लिए, संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, और उसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जहां राज्यों से भी अनुमति लेनी पड़ती है। और हमारा संविधान इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। भारत का संविधान इकहरी नागरिकता प्रदान करता है, जबकि अमेरिका का संविधान 2 तरह की नागरिकता प्रदान करता है। अमेरिका में एक तो नागरिकता होगी केंद्र की नागरिकता, और दूसरी होती है राज्य की नागरिकता। हमारे यहाँ राज्य की या किसी अन्य इकाई की कोई नागरिकता नहीं है। हम केवल क्या कहते हैं, हम भारत के नागरिक। हम भारत के नागरिक हैं। यहाँ किसी दूसरी इकाई की कोई सदस्य, कोई नागरिकता नहीं होती। चलाना बोल दो क्या। हमारा संविधान संघात्मक संविधान है, परंतु कुछ विद्वान इसमें एक प्रमुख विद्वान है केसी वेरे जैसे विद्वान भारत के संविधान को अर्ध संघीय
अर्धसंघीय संविधान मानते हैं। अक्सर कई बार प्रश्न आया है कि कौन से विद्वान भारत के संविधान को अर्धसंघीय मानते हैं, या केसी वेरे भारत के संविधान को कैसा संविधान मानते हैं। विश्व में कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों के आधार पर दो तरह की सरकारें प्रचलित हैं, एक अध्यक्षात्मक पद्धति की सरकार और संसदीय पद्धति की सरकार। अध्यक्षात्मक पद्धति की सरकार में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, एक दूसरे के सदस्य नहीं होते ये। पर जो संसदीय पद्धति की सरकार है वहां पर कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य मिले हुए होते हैं, आवश्यक रूप से मिले हुए होते हैं। अगर कभी मिले हुए नहीं है, किसी समय ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति मंत्री बना दिया गया है और वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक होगी। भारत में राज्य का स्तर हो या केंद्र का स्तर हो, मतलब केंद्र में और राज्य में दोनों ही जगह पर संसदीय पद्धति की सरकार है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक पद्धति की सरकार है, वहां पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका, तीनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से मिले हुए नहीं होते हैं। इसको कहते हैं हम शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र हों और एक दूसरे को रोकने की शक्ति रखते हो तो होता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इस सिद्धांत को देने वाले विद्वान हैं मॉन्टेस्क्यू। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, परंतु हमारे यहाँ कार्यपालिका और विधायिका दोनों मिले हुए हैं। कार्यपालिका के सदस्य आवश्यक रूप से विधायिका के सदस्य होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।